बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे निसाब में खित्ते की तारीख का जो पता है, जो तस्वीरें हैं, वो हकीकत नहीं, क्योंकि उन पे तहकीक कुछ नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, थिंक टैंक्स, उनके थ्रू हम तक पहुंचती है। वो हमारे निसाब का ही नहीं, नस्ब और रियासत का भी दुश्मन माना जाता है। और उसका नतीजा ये कि एक नस्ल है जो बगैर हाथ पैर कान के डंडा बरदार जत्थे बनाकर अपनी अजमत रफ्ता ढूंढना चाहती है। हम अरब, तुर्क, अफगान, ईरानी और हिंदुस्तानी तहजीब की वो कमेटी हैं जो निकल तो आई है, मगर कोई नहीं जानता कि निकली किसकी है। हम सारी दुनिया में कासाए मोहब्बत लिए फिरते हैं, बल्कि कासाए तवज्जो कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। खुद को अरब कहते हैं तो अरब वाले हमें मानते नहीं, ईरानी कहें तो ईरानी भी हमें फारसी नहीं मानते, अफगान कहें तो थाने में जलील होते हैं, तुर्क कहें तो वो कहते हैं कि भाई अर्तुगल, यूनुस एमरे या इश्क ममनू देखने को तुर्क होना नहीं कहते। सारी दुनिया से प्यार ना मिलने के बाद जब अपनी तारीख पे नज़र डालते हैं तो वो तो शुरू ही 712 से होती है, जब मोहम्मद बिन कासिम देबल के रास्ते सिंध फतह करता है और राजा दाहिर को शिकस्त देता है। इस कहानी के पीछे बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। ऐसी हकीकत के हज्जाज बिन यूसुफ जैसा सख्त गीर हुक्मरान, जिसने उस वक्त बगदाद के रहने वाले मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था, वो जो पनाह लेने के लिए सिंध पहुंचे तो राजा दाहिर ने अपनी कसम पूरी करते हुए अपनी सल्तनत को, अपनी आज़ादी को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी जुबान पे हर्फ नहीं आने दी। लेकिन हमें ये बताया गया कि हज्जाज बिन यूसुफ ने एक हद वसूल होने पे उसका दिल पसीज गया और उसने पूरी फौज को मोबिलाइज किया और मोहम्मद बिन कासिम की सुपरविजन में, उसकी कमांड में उस फौज को सिंध को फतह करने के लिए यहाँ भेजा। खैर, हैरत होती है कि 712 से पहले के मलबे की तस्वीरें कहाँ हैं? वो तारीख जिसके मलबे की तय में टूटे नक्शो नगार, जिन दास्तानों के गीत दूर कहीं से आते हुए महसूस होते हैं, वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और क्या करके चले गए? हमें नहीं पता कोट बिजी कहाँ पे है, ये तहजीब कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। मेहरगढ़ के बारे में कुछ नहीं जानते। मेहरगढ़ की तारीख इंडस सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा पुरानी है। ये बलूचिस्तान का वो इलाका है जहाँ मेहरगढ़ की तहजीब की दरियाफ्त हुई। कहते हैं कि लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका से आए हुए कुछ लोगों ने यहाँ पर आबादकारी की। रफ्ता रफ्ता यहाँ पर आबादी बढ़ती गई और ये तारीख इंडस सिविलाइजेशन से भी पुरानी तहजीब बन गई। उस वक्त बलूचिस्तान का मौसम इतना सख्त गीर नहीं था जितना आज है। हवा में नमी थी, ज़मीन नरम थी, तो उन लोगों ने यहाँ पे आबादकारी की। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हड़प्पा के बारे में हमारी कोई मालूमात नहीं। शारदा, हम कुछ नहीं जानते। हमें तो ये भी नहीं पता कि सिफर का हिंसा इजाद करने वाला सिंधी बरहमा गुप्ता कौन था। चाणक्य यहीं अपने टैक्सला का रहने वाला था, जिसने मैशियत, सियासियात, सनत व हरफत, कवानीन, रस्म व रवाज, तोहमात, अद्वियात, फौजी मुहिम्मात, सियासी और गैर सियासी माहिदात और रियासत के इस्तेहकाम पर अर्थ शास्त्र लिखी। उसी के दौर में चांदी के ढलाए सिक्कों यानी रूपा, जपिया, जिसे बतौर करेंसी इस्तेमाल किया गया, जो बाद में रुपया बना और आज तक पाकिस्तान से इंडोनेशिया तक इस करेंसी को रुपया या रुपया कहा जाता है। और ये बात बाइस हैरत होगी कि कुवैत, कतर और बहुत सारे अरब ममालिक में रुपया करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, जिसे रुपया दिनार कहा जाता था। इस करेंसी का एक और सिक्का दिनार, रूपा बाद में
कशानों के जरिए फारस का दिनार बना, जो अरबों के जरिए स्पेन पहुंचा तो दिलार हुआ और अमेरिका पहुंचकर डॉलर बन गया। लेकिन हम नहीं जानते कि हिंद पर से यूनानियों का असर और रसूख खत्म करने वाला और तमाम जिन युद्ध को एक हुकूमत के मातहत लाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना बचपन पोटोहार और मारगला की पहाड़ियों में गुजारा और चाणक्य की शागिर्दी में अजीम बादशाह बना। उसका पोता अशोक पूरे हिंद को इकट्ठा करने और एक आइन के ताबे करने में कामयाब हुआ। ये और बात है कि अशोक के बाद सिर्फ औरंगजेब आलमगीर ही हिंद को इस दर्जा इकट्ठा कर पाया। और हम ये भी नहीं जानते कि इस सरजमीन को राणा दत्या सत्या जैसा अजीम सिंधी बादशाह मिला, जिसने सिंध को सासानियों से निजात दिलाई। यकीन ना आए तो गूगल कर ले। और रायशाही कायम की। महाराजा रंजीत सिंह जैसा पंजाब का वो बेटा मिला जिसने मैसूर के टीपू की नस्ल एक अरसे तक साम्राज्य को सतलुज से उस पार रोके रखा। किसी की ऋग्वेद यहाँ लिखी गई, किसी की रानी बोलिका यहाँ जली, किसी का प्रहलाद भगत यहाँ ही किसी आग में से जिंदा निकल आया, किसी का बुद्धा यहाँ आया, किसी के पांडु इस इलाके को अपना घर कहते रहे, किसी की मां सती यहाँ टुकड़ों में मदफून है, किसी के कारोंझर यहाँ है, किसी का कटास राज यहाँ है, किसी का बाबा गुरु नानक जी यहाँ खेती बाड़ी करता रहा, किसी का दुल्ला भट्टी मट्टी पे मर मिटा, किसी का भगत सिंह यहाँ फंदा झूल गया। कौन किसका क्या था हम ये भी नहीं जानते और हमें ये जानना भी नहीं, क्योंकि ये तो सारे उनके हीरो हैं। हमारा तो फैसला हुआ कि हमारे हीरो सारे इंपोर्टेड होंगे। अब्दाली, गौरी, सूरी, बाबर, ये सब हमारे हीरो होंगे। हकीकत पढ़िए, हमें अंदाजा हो जाएगा कि सोमनाथ के 17 हमले महमूद गजनवी ने किसकी आड़ में किए। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान में क्या करने आते थे। तारीख तो पढ़िए, तारीख को कंगालना बड़ा जरूरी है। खैर, बात यही हो रही थी कि अब हमारे सारे हीरो इंपोर्टेड होंगे। वो कहते हैं कि मजबूरी है कि टेढ़ा है पर मेरा है। उन्हें हमारा हीरो बना के हम पे मुसल्लत किया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मकासद थे, ये शायद हमारी दस्तरस और हमारी अकल फहम से मावरा चीज़ें। लेकिन ऐसा जिसने भी किया उसकी अकल में शायद ये बात नहीं आई कि जो कौम हजारों साल से इस मिट्टी में रह रही है वो यकायक अपने आप को अरब, फारसी, तुर्की, अफगानी कैसे कहना शुरू कर देगी। हम कैसे अपना डीएनए बदल सकते हैं। जो मलही हजारों साल से मलहस्थान यानी मुल्तान को अपने सर का ताज बनाए बैठा है, वो खुद को किसी दूसरी कौम का चाकर क्यों समझेगा। इस पर भी एक वीडियो तफसील से शेयर करेंगे आपके साथ। और अब तो हाल ये है कि अफगान हमें ताना देते हैं कि ये अब्दाली, गजनवी, खिलजी ये तो हमारे यहाँ से आए थे, तुम अपना कुछ लेके आओ। ईरानी कहते हैं कि भाई आप में और हम में इकबाल के अलावा कोई कदर मुश्तरक नहीं। तुर्क कहते हैं कि आप पहले तुर्क नस्ल और तुर्क में फ़र्क करना सीखें। अरब कहते हैं कि जिन मुसलमान साइंसदानों पर बहुत उछल कूद करते हो ना, वो सारे अरब थे। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में बतलाओ। और इजादात की बात रही तो मुझे जाने वालिया की एक बात याद आ जाती है। वो कहते हैं कि हम तारीख के दस्तरखान पर पिछले 1000 बरस से हराम खोरी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। अब हकीकत तो ये है कि कुछ सिलसिला इस तरह से होता कि ये खित्ता, हमारा खित्ता, खुद को साइरस आज़म, अशोक आज़म, नौशेरवां, मोहरिया, किशानो, राय, पार्थी, अफगानी, मुगल, नादिर शाह और खालसा तहजीब का वारिस समझकर दुनिया के हर मजहब और हर फिक्र के लिए बाहें फैलाकर खड़ा होता। दुनिया के हर मजहब की इबादत गाहें यहाँ महफूज होती। दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी शख्स
यहाँ अपने मुकद्दस मकामात की ज़ियारत को आता और अपना दिल इन मकामात मुकद्दसा की दीद से ठंडा करता, और हम बहैसियत कौम उन लोगों को गले लगाते और उनके साथ कारोबार करते। मगर हमारी तारीख झूठ और झूठों से भरी पड़ी है। हम उन्हें ज़बरदस्ती इज्जत देने के कायल हैं और ये मानते हैं कि अगर उन्हें इज्जत न दी तो कौम के पास हीरो नहीं होंगे, और इसका नतीजा हम सब के सामने है। अल्लाह आप सबको और इस मुल्क पाकिस्तान को खैर और सलामती अता करे।